कहानी के शुरू होते ही हम कैथरीन नाम की एक औरत से मिलते हैं जो कि पागलों की तरह फोन पे किसी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हें वो म्यूजिक नोट्स नहीं दे सकती। तुम समझ नहीं रहे, जो म्यूजिक नोट्स तुम मांग रहे हो वो म्यूजिक कर्स्ड है, यानी अगर कोई इस म्यूजिक को सुनेगा तो वो किसी शैतानी एंटिटी यानी शैतानी क्रिएचर के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो कोई भी था वो इसी बात पे बाजिद था कि मुझे वही म्यूजिक नोट्स चाहिए और उन म्यूजिक नोट्स को मैं रेडियो पे टेलीकास्ट करना चाहता हूँ। इसलिए कैथरीन तंग आकर उन म्यूजिक नोट्स को जलाने का फैसला करती है। जिस बॉक्स पे वो म्यूजिक नोट्स थे, कैथरीन ने वो पूरा का पूरा बॉक्स ही जला डाला था और उसके ऐसा करते ही यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है और इसी अंधेरे में कैथरीन को दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ये शायद उसी एंटिटी की आंखें थी जो इस म्यूजिक के जरिए लोगों को पोजेस किया करता था, यानी अपने काबू में किया करता था। कैथरीन उन आंखों पर गौर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने करीब कोई आवाज सुनाई देती है और वही एंटिटी कैथरीन को उसी आग में गिरा देती है जो कैथरीन ने खुद जलाई थी और वो बॉक्स जिसके अंदर म्यूजिक नोट्स थे वो बंद हो जाता है। कैथरीन के जलकर मरते ही यहाँ तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और इस बारिश की वजह से नोट्स पे लगी हुई उस आग बुझने पर वो म्यूजिक नोट्स भी बच जाते हैं जिन्हें कैथरीन खत्म करना चाह रही थी, लेकिन इसके बदले वो खुद ही मारी गई। सीन कट होता है और हम एक ऑर्केस्ट्रा का सीन देखते हैं और यहीं पर हम मेलोडी नाम की अपनी मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं। हमें पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा का मालिक उसी औरत कैथरीन का दोस्त है जो आग लगने से मारी गई। असल में ऑर्केस्ट्रा का मालिक ही कैथरीन से वो म्यूजिक नोट्स मांग रहा था ताकि अपनी ऑर्केस्ट्रा की रेडियो टेलीकास्ट पे वो म्यूजिक बजा सके। लेकिन कैथरीन के हजार समझाने पर भी उसे कैथरीन की बातें समझ नहीं आई। लेकिन अब कैथरीन के मरने के बाद उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ा था। उसे अब रेडियो टेलीकास्ट के लिए एक नया म्यूजिक बनाना था जिसके लिए उसके ऑर्केस्ट्रा के सभी म्यूजिशियंस बहुत लगन से काम कर रहे थे। सभी लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद मेलोडी इस आदमी के पास आती है। उसने असल में कुछ म्यूजिक नोट्स बनाए थे जिसे वो अपने बॉस को दिखाना चाहती थी और चाहती थी कि उसके बनाए इन नोट्स का म्यूजिक रेडियो टेलीकास्ट किया जाए। पर उसके बॉस को उसका ये म्यूजिक काफी फीका लगता है और बॉस उसे बताती है कि उन्होंने उसके दूसरे क्लिक के म्यूजिक नोट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर मेलोडी बेचारी उदास हो जाती है। सीन कट होकर हम मेलोडी की बेटी जोई को देखते हैं जिससे सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मेलोडी ने उससे वादा किया हुआ था कि वो एक अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज जरूर करवाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेलोडी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिन रात अपने म्यूजिक नोट्स पे वर्क कर रही थी ताकि उसके बॉस उसके म्यूजिक नोट्स को एक्सेप्ट कर ले और उसे थोड़ा बोनस। इस टाइम भी वो अपने बॉस से यही बात करने के लिए आई थी, लेकिन उसके नोट्स एक्सेप्ट करने के बजाय बॉस उसे बताते हैं कि वो इस रेडियो टेलीकास्ट पे कैथरीन के बनाए हुए म्यूजिक नोट्स को यूज करना चाहता था। लेकिन अब कैथरीन के मरने के बाद वो मजबूर हो गया है। मेलोडी ये चांस नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए वो बॉस से कहती है कि मैं कैथरीन के नोट्स ढूंढ कर ला सकती हूँ क्योंकि कैथरीन मेरी टीचर थी और मैं जानती हूँ कि वो अपने नोट्स कहाँ रखती थी। मेलोडी अब इस काम के लिए कैथरीन के घर जाती है जहाँ पर उससे मिलती है कैथरीन की सिस्टर। जब मेलोडी उन्हें बताती है कि वो यहाँ से कैथरीन के म्यूजिक नोट्स लेने आई है तो कैथरीन की सिस्टर उसे घर में नहीं आने देती क्योंकि वो अपनी सिस्टर से कह ही गई थी कि मेरे म्यूजिक नोट्स किसी को नहीं मिलने चाहिए। मजबूर होकर मेलोडी अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि वो अपने मिशन से पीछे हट जाए। उसे किसी भी तरह वो नोट्स चाहिए थे, इसलिए वो छुपकर पीछे के दरवाजे से वो नोट्स चुराने के लिए कैथरीन के घर के अंदर चली जाती है। वो स्टोर रूम में आ चुकी थी जहाँ पर कैथरीन म्यूजिक नोट्स रखा करती थी और यहाँ उसे शीशे में किसी का शैडो नजर आता है। इस शैडो को इग्नोर करते हुए मेलोडी अपने काम पे लग जाती है और उसे वो म्यूजिक नोट्स भी मिल जाते हैं जो उसके बॉस को चाहिए थे और जिसे कैथरीन जलाना चाह रही थी। इन म्यूजिक नोट्स के साथ 2 रिकॉर्डर्स भी थे जिन रिकॉर्डिंग्स में इन्हीं नोट्स का म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया था। मेलोडी जब उस म्यूजिक को सुनती है तो अचानक से यहाँ अंधेरा हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसे यहाँ अजीबोगरीब विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने विजन में एक लड़की को झील में डूबते हुए देख रही थी। इससे पहले इसी विजन में खोए खोए उसे कुछ हो जाता, यहाँ अचानक से एक कौवा खिड़की से टकराता है और उसकी आवाज उसे होश में ले आती है। मेलोडी अब बिना वक्त जाए के भागते हुए उस बॉक्स को उठाकर अपनी कार के पास ले आई थी। वो यहाँ से फौरन जाना चाहती थी पर उसे पता चलता है कि वो कार की चाबी अंदर ही भूल आई है। मेलोडी जब चाबी लेने अंदर गई तो उसे वहाँ काले कपड़ों में कोई एंटिटी, कोई क्रिएचर खड़ी नजर आई। इसे देखकर वो बुरी तरह डर चुकी थी। इससे पहले कि क्रिएचर उसे कुछ कह देती, वो जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और यहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। वो इन सारे म्यूजिक नोट्स को लेकर अब अपने बॉस के पास आ चुकी थी। वो अपने बॉस को ये म्यूजिक नोट्स दिखाकर कहती है कि ये नोट्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं इन्हें कंप्लीट कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैथरीन कैसे अपना म्यूजिक बनाया करती थी। उसके बॉस उसके काम से बहुत खुश थे। वो उसे ये म्यूजिक नोट्स कंप्लीट करने का टाइम भी दे देते हैं। मेलोडी अब उन म्यूजिक नोट्स पे काम करना शुरू कर देती है और इन्हें पूरा करने के लिए वो साथ साथ कैथरीन का रिकॉर्ड हुआ म्यूजिक पे सुन रही थी।
इस म्यूजिक को सुनते हुए मेलोडी को दोबारा से वियंस आने लगे थे और इस मरतबा उसे वियन में अपना आप नजर आ रहा था, जहाँ वो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ी एक बांसुरी बजा रही थी। जैसे ही उसका वियन खत्म होता है तो नीचे वो देखती है कि उसके नोट्स पूरे हो चुके थे जो उसने नहीं लिखे थे। अब म्यूजिक जिसे वो सुन रही थी उसे उसके एंड पे किसी की शैतानी आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उसे सोच में डाल चुकी थी कि आखिर ये क्या है, कौन है और क्या बोल रहा है। इन्हीं सवालों को जवाब लेने के लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि एक डिजिटल ऑडियो स्टेशन पे काम करता था और वो म्यूजिक के आखिर में आने वाली इस आवाज को अपने डिजिटल ऑडियो स्टेशन से क्लियर कर सकता था। ये म्यूजिक सुनकर वो आदमी मेलोडी को बताता है कि ये म्यूजिक सबसे अलग है, कैथरीन ने इसे उल्टे तरीके से डिजाइन किया है और ये उसने अच्छा नहीं किया। ये आदमी उसे बताता है कि पुराने जमाने में ये माना जाता था कि म्यूजिक को उलट पुलट करने से इवल एंटिटीज को बुलाया जा सकता था और ऐसा करके लोग ब्लैक मैजिक करते थे। मेलोडी उसकी बातों पे एतबार नहीं करती और उसे कहती है कि तुम बस अपना काम करो। सीन कट होकर अब हम मेलोडी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी और उसका दोस्त था। जोई का दोस्त यहाँ पे कैथरीन का म्यूजिक सुनता है और उसके बाद जोई को बताता है कि पता नहीं क्यों ये सुनते हुए मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कोई इवल स्पिरिट। खैर ये दोनों ही अब इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और दोबारा खेलने लग जाते हैं। खेलते हुए इस लड़के को अपने करीब आती ही एक बॉल नजर आती है। वो नजर उठाकर जैसे ही इस बॉल के पीछे दिखता है तो वहाँ पे एक भूत था, काले कपड़ों में खड़ा एक डरावना भूत, जिसे देखकर ये बच्चा न सिर्फ डर चुका था बल्कि पूरी तरह बदल भी गया था, ऐसे जैसे इस भूत ने उसे पोजेस कर लिया हो। इसीलिए अब वो बच्चा पूरा दिन अपनी विसल से वही म्यूजिक बजाता था जिसे कैथरीन ने बनाया था। रात में इसी बच्चे को अपने बेड के नीचे एक चूहा दिखाई देता है। इस चूहे के पीछे ऐसे ही वो भूत खड़ा था जैसे पहले बॉल के पीछे था। इस भूत को देखते ही ये भूत पूरी तरह इस बच्चे को अपने कंट्रोल में करते हुए अपने साथ कहीं ले जाता है। उसकी मॉम जब उसे चेक करने के लिए कमरे में आती है तो वो नहीं था। घबरा कर वो इस चीज की खबर जाकर मेलोडी को देती है क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। मेलोडी भी उस बच्चे के गुमने से परेशान हो चुकी थी। इसी परेशानी में ये लोग पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस उस बच्चे को भी ढूंढने में लगी थी लेकिन काफी अर्से तक उस बच्चे का कोई सुराग नहीं लगता। अब तो मेलोडी को भी ये लगने लगा था कि जरूर उसके गायब होने के पीछे उसी म्यूजिक का कोई चक्कर है। इसलिए वो ऑर्केस्ट्रा जाकर अपने बॉस को ये सच्चाई बता देती है और कहती है कि कैथरीन ने ये म्यूजिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन बच्चों के हिसाब से ये म्यूजिक बहुत डार्क है, हमें इसे टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बॉस उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। अब वो अपने बॉस से इस म्यूजिक को कंप्लीट करने के लिए एक दिन का वक्त और मांग लेती है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर उसने ये ना कंप्लीट किया तो ये काम किसी दूसरे को मिल जाएगा और ऐसे पैसे उसे भी नहीं मिलेंगे। मेलोडी का दूसरा क्लिक जिसका म्यूजिक पहले सिलेक्ट कर लिया गया था, अब वो मेलोडी का म्यूजिक सिलेक्ट होते देखकर उससे जेलस था। ऑर्केस्ट्रा में सभी लोग ये म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं और जिस टाइम मेलोडी का क्लिक ये म्यूजिक बजा रहा था तब हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकलने लगा और इस म्यूजिक को सुनते हुए यहाँ मेलोडी को भी एक और मर्तबा वियन आना शुरू हो जाते हैं। इस मर्तबा वियन में वो सफेद पहाड़ियां दिख रही थी जिन पहाड़ियों के दरमियान में एक छोटा सा महल था। वो इस वियन से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसके नाक से खून बह रहा था। मेलोडी जब इस पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है जो जगह उसने वियन में देखी थी वो जगह जर्मनी में है और ये बात उसे पता चली थी जोई की बुक से। जोई की बुक में एक पाइपर की कहानी थी जिस पाइपर को किसी गांव के लोगों ने उनके गांव से चूहे पकाने के लिए बुलाया था और इस काम के बदले गांव वाले पाइपर को पैसे देने वाले थे। पाइपर ने अपना काम करने के लिए वहां फ्लूट बचाया और सभी के सभी चूहों को वहां से भगा दिया। अपना काम खत्म होने के बाद पाइपर को पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ गांव वाले उसके साथ धोखा कर लेते हैं और उसे कोई पैसा नहीं देते। ऐसे में पाइपर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को बर्बाद कर देगा, उनकी सबसे कीमती चीज चुरा लेगा। लेकिन गरीब गांव वाले के पास सबसे कीमती क्या भी हो सकता था उनके बच्चों के अलावा। पाइपर उन्हीं बच्चों को उनसे दूर ले जाने का फैसला कर लेता है। पाइपर अब अपनी फ्लूट से एक म्यूजिक बजाकर उन बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर एक झील के पास ले जाकर वो इन सभी बच्चों को मार चुका था। मेलोडी को इस सारी स्टोरी पे बिल्कुल बिलीव नहीं था। वो अभी भी अपने म्यूजिक नोट्स को कंप्लीट करने में लगी थी, पर ये काम करते करते उसकी आंख लग जाती है। जोई जो कि मेलोडी की बेटी है वो अब मेलोडी के घर लाए कैथरीन के म्यूजिक को सुनती है और ये सुनते हुए उसके पीछे भी वही भूत आ चुका था जो भूत हम पहले कई मर्तबा देख चुके हैं इस मूवी में। इससे पहले कि भूत जोई पे हमला कर देता, जोई को अपने पीछे किसी के महसूस होने पर वो पीछे मुड़ के देखती है और भूत गायब हो जाता है। अगले दिन जब जोई स्कूल में थी तो एक बेरान जगह पे उसे अपनी बॉल नजर आती है। ये वही बॉल थी जो गायब होने से पहले उसके दोस्त को भी नजर आई थी। इसी बॉल को लेने के लिए जब वो उसके पीछे जाती है तो बॉल अब घूमती हुई एक बस के पास जा चुकी थी। इस बॉल को उठाकर अब जोई उस बस के अंदर चढ़ जाती है
और बस में जोई को बैठा दिखाई देता है पाइपर। पाइपर जोई को कंट्रोल करने के लिए फ्लूट बजाता है। उसके फ्लूट के म्यूजिक में इतनी ताकत थी कि बस के सारे शीशे टूट चुके थे। जोई जिसे कुछ सुनाई नहीं देता था वो भी इस म्यूजिक को सुन पा रही थी। जोई की सारी बात जाकर अपने घर में अपनी मॉम को बताती है और कहती है क्योंकि मैं वो म्यूजिक और से नहीं सुन पाई इसीलिए शायद मैं पोजेस होने से बच गई, लेकिन मेरे दोस्त ने भी गायब होने से पहले यही म्यूजिक सुना था। उसने मुझे बताया था मॉम। अब तो जोई की बातें मेलोडी को परेशान कर रही थी। मेलोडी जब घर के काम कर रही थी तभी उसे अपने कबर्ड के पास किसी की आहट महसूस होती है। जैसे ही वो कबर्ड के पास जाती है तो वो चीज, वो एंटिटी मेलोडी के ऊपर हमला कर चुकी थी। शोर सुनकर जोई बाहर आती है और देखती है कि अब उसकी मॉम अजीब तरीके से बैठी हुई म्यूजिक बजा रही है। कैमरा सब मेलोडी के फेस पे किए जाते हैं और हम देख रहे हैं कि मेलोडी का पूरा फेस काला पड़ चुका है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं। यानी साफ मतलब था कि उस ईवल स्पिरिट ने पूरी तरह उसे अपने कब्जे में कर लिया था। ये भी हो सकता था कि वो ईवल स्पिरिट, वो पाइपर इस टाइम मेलोडी के जिस्म में हो। इसी हालत में मेलोडी पागलों की तरह अपने म्यूजिक नोट्स कंप्लीट करने में लगी हुई थी और जब उसे रोकने के लिए जोई उसके पास आती है तो वो जोई को भी धक्का देकर फेंक चुकी थी। जोई उसे देखकर डरी तो, लेकिन दूर जाने से ज्यादा बेहतर उसे अपनी मॉम को बचाने लगा, इसलिए वो उसके सामने पड़े सभी म्यूजिक नोट्स को फाड़ चुकी थी। जिसके ऐसा करते ही मेलोडी होश में आ जाती है। सीन्स ऑर्केस्ट्रा में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर मेलोडी के बॉस मेलोडी के म्यूजिक ना पूरे कर पाने पे बहुत गुस्सा है। तब मेलोडी का क्लिक अपने बॉस से कहता है कि म्यूजिक तो मैं भी कंप्लीट कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। अभी वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि भागती हुई मेलोडी उनके पास आती है और उनसे कहती है नहीं ऐसा मत करना, ये म्यूजिक कोई आम म्यूजिक नहीं। वो इन दोनों को बताती है कि ये म्यूजिक नोट्स कैथरीन ने नहीं लिखे, ये म्यूजिक नोट्स किसी ईवल स्पिरिट के लिखे हुए हैं और इसे कंप्लीट करने पे बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। मेलोडी की चिढ़ में मेलोडी का कुलीग अपने बॉस से कहता है कि मैंने इसकी एंडिंग भी कंप्लीट कर ली है और रेडियो टेलीकास्ट पे तो हम यही म्यूजिक बजाएंगे। इस मरतबा दोबारा मेलोडी के मना करने पर गुस्से में मेलोडी के बॉस मेलोडी को ऑर्केस्ट्रा से ही बाहर निकाल देते हैं। मेलोडी यहाँ से निकलने वाली थी कि अचानक वो दिखती है कि उसकी फ्रेंड, उसके नेबर ने ऑर्केस्ट्रा की ऊंची बिल्डिंग से वहाँ करीब झील में जंप कर दिया है, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा उस बिल्डिंग से जंप करते हुए झील में गिर रहा है। वो उसे बचाना चाह रही थी पर असल में उसे तो पाइपर ने पोसेस किया हुआ था। वहाँ नीचे कोई झील नहीं थी और वो नीचे ऑर्केस्ट्रा की चेयर्स के पास आके गिरी थी। पाइपर इतनी आसानी से उसे इसलिए पोसेस कर गया था क्योंकि यहाँ पर उसके बनाए म्यूजिक नोट्स बजाए जा रहे थे। मेलोडी इस लड़की के पास जाती है इसकी मदद करने के लिए और यहाँ ऑर्केस्ट्रा में बैठे सभी म्यूजिशियन से भी उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आता क्योंकि सभी पाइपर के बनाए उस म्यूजिक में खोए बैठे थे। मेलोडी अब यहाँ से फौरन अपने उस दोस्त के पास जाती है जिसके पास कैथरीन के रिकॉर्ड किए हुए म्यूजिक की रिकॉर्डिंग थी, जिसकी आखिरी हिस्से में किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मेलोडी के दोस्त ने उस आवाज को क्लियर कर लिया था। इस आवाज में बोली जाने वाली लैंग्वेज इटालियन थी और उस जुमले का मतलब था खून खराबा ही मेरी जिंदगी है, जो सुनकर मेलोडी और भी ज्यादा डर जाती है। वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम दोबारा इस म्यूजिक को बिल्कुल नहीं सुनना। ये कहकर वो कैथरीन के घर आ जाती क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि पाइपर जो यहाँ सबको नुकसान पहुंचा रहा है, सबको पोसेस कर रहा है, वो पहले कैथरीन के जरिए अपने म्यूजिक नोट्स को पूरा करना चाह रहा था और फिर मेलोडी और उसके ऑर्केस्ट्रा वालों के जरिए। उसे यह भी पता था कि जरूर कैथरीन ने कुछ ऐसे नोट्स भी बनाए होंगे जो इन नोट्स का एंटीडोट हो, यानी वो म्यूजिक नोट जो पाइपर को रोक सके। या जोई जो अपनी पाइपर वाली बुक पढ़ रही थी, उस बुक के मुताबिक गाँव वालों ने पाइपर को तो मार दिया था, लेकिन पाइपर ने बोला था कि जब तक उसका म्यूजिक जिंदा है तब तक वो बच्चों को पोसेस करता रहेगा। ये पढ़ते हुए ही पाइपर यहाँ पर भी आकर जोई को भी पोसेस करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेलोडी का दोस्त मेलोडी के मना करने के बावजूद भी दोबारा उस म्यूजिक को सुनकर उसके दूसरे पार्ट को भी ट्रांसलेट करने में कामयाब हो गया था, जिसका मतलब था जो भी मेरे जाल से बच निकलेगा उससे मैं दोबारा अपना बदला लेने आऊंगा। या मेलोडी जो कैथरीन के घर पाइपर को रोकने वाले म्यूजिक नोट्स ढूंढने के लिए आई थी, उसे यहाँ पर कैथरीन की बहन मिलती है जो उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम वो काम कर लोगी जो कैथरीन पिछले 50 साल से नहीं कर पाई? मेरी मानो तो दूर रहो इस सारे कामों से, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कैथरीन का हुआ। मेलोडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और यहाँ म्यूजिक नोट्स ढूंढने में लग जाती है और उसे वॉल पेपर के पीछे बहुत से म्यूजिक नोट्स मिल भी जाते हैं। ये नोट्स देखकर मेलोडी की उम्मीद जागी थी, लेकिन कैथरीन की सिस्टर से हाँ कर बताती है कि पाइपर के म्यूजिक नोट्स का कोई तोड़ नहीं। अगर तुम्हें पाइपर का म्यूजिक सुनाई देता है तो इसका मतलब वो पूरी तरह तुम्हें पोसेस कर चुका है। पाइपर ने कैथरीन को भी पोसेस कर लिया था। उसके पोसेशन के बावजूद भी कैथरीन उसके म्यूजिक नोट्स का तोड़ ढूंढती रही और ऐसे उसकी लाइफ में सब बिगड़ गया। तुम्हारी भी लाइफ बिगड़ जाएगी, मेरी बात मानो मेलोडी और ये सारे काम छोड़ दो। मेलोडी इस मरतबा भी इस औरत की बातों पे ध्यान नहीं देती और दीवार पे लिखे हुए नोट्स को लेकर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही पाइपर के नोट्स का तोड़ है। वो देखती है कि यहाँ उसके दोस्त को भी पाइपर ने पोसेस कर लिया था
इसलिए उसके नाक से खून आ रहा था। वो अपने कान पे भी हमला करके अपने आप को जख्मी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मेलोडी उसे बचा लेती है। ऑर्केस्ट्रा के अंदर मेलोडी के बॉस अपनी पूरी टीम के साथ वही म्यूजिक नोट्स बचाने लगे थे जो पाइपर के थे, जो वो कैथरीन से लेकर आई थी। ऐसा कहते हुए यहाँ बैठे हुए मेलोडी के एक क्लिक के अंदर पाइपर आ जाता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और पाइपर देखते ही देखते यहाँ बैठे सभी लोगों को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। मेलोडी जो ये सारी चीज नोटिस कर चुकी थी, वो जल्दी से बैक स्टेज जाकर यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है ताकि लोग प्रोसेस होने से बच पाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पाइपर इस टाइम जिसकी बॉडी में आया हुआ था वो उसकी बॉडी को फाड़ कर उसके अंदर से बाहर निकल आता है और यहाँ मौजूद एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। लोगों को मारने के बाद वो यहाँ पर फ्लूट उठाकर वही म्यूजिक नोट्स बजाने लगता है जिससे वो बच्चों को अपने कंट्रोल में किया करता था। उसके म्यूजिक बजाते ही यहाँ एक जादुई दरवाजा खुलता है और देखते ही देखते सारे बच्चे इसके अंदर जाने लगते हैं। वो पाइपर की दुनिया थी जहाँ वो बच्चों को अपने कंट्रोल में करके रखता था, उन्हें अपना गुलाम बना लेता था। मेलोडी भी मौका पाते ही पाइपर की दुनिया में चली जाती है और उसे यहाँ पे अपनी बेटी और उसका दोस्त भी मिल जाते हैं। मेलोडी देखती है कि उसकी बेटी पाइपर के इशारों पे काम कर रही थी। ये देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से जाकर अपनी बेटी को हक कर लेती है और उसके कान से उसकी हेयरिंग डिवाइस निकाल देती है ताकि अब वो पाइपर का म्यूजिक ना सुन पाए और उसके पोसेशन से बाहर निकल आए। जिसके बाद मेलोडी अब भागते हुए अपनी बेटी को उसी दरवाजे से बाहर ले आई थी जिस दरवाजे से वो इसके अंदर गए थे। जोई को यहाँ से भागता हुआ पाइपर देख लेता है। वो भी उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन जोई उसे बचने के लिए कहीं छुप जाती है। इससे पहले कि अब पाइपर जोई को पकड़ लेता, मौका पाते ही मेलोडी यहाँ पे एक फ्लूट उठाकर एक नया म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है, पाइपर के ही म्यूजिक नोट्स को उल्टा पुल्टा कर। ऐसा करने से पाइपर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तड़पना शुरू कर देता है और उसकी इसी तड़प में उसके मुंह से बहुत सारे चूहे बाहर निकलते हैं जो बाहर निकलकर उसे खाना शुरू कर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता चूहों ने खा खा कर पाइपर को मार दिया था और सारे ही बच्चे पाइपर की कैद से आजाद हो गए थे। पाइपर के कंट्रोल से बाहर आते ही वो बच्चे पाइपर के ही बनाए जादुई दरवाजे से अपनी दुनिया में वापस भी आ जाते हैं। इन्हीं बच्चों में जोई का दोस्त भी बाहर आ चुका था और पाइपर का वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। यानी अब फाइनली पाइपर का चैप्टर बंद हो चुका है। ऐसा हम सभी को लग तो रहा है, लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट है। कहानी के आखिरी सीन में हमें जोई को दिखाया जा रहा है जो बहुत ही अच्छी फ्लूट बजाने लगी है। वो इस टाइम एक पुराना म्यूजिक अपनी टीचर को सुना रही थी। टीचर भी उसके म्यूजिक से बहुत इम्प्रेस थी और इसी म्यूजिक को बजाते हुए जोई की आंखें आग की तरह चमक रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाइपर की आंखें चमकती थी। साफ मतलब था कि पाइपर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो पूरी तरह जोई के अंदर था या उसने जोई को पोसेस किया हुआ था। इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।